Hey guys, good morning all of you. Today we are going to study about Shakespeare comedies. तो आज हम पढ़ने वाले हैं Shakespearean comedy. Let us understand what is a comedy or comic play and different types of comic plays that exist. It will then become easy for us to distinguish Shakespearean comedy from the rest. तो आज हम पढ़ने वाले हैं Shakespeare comedy, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉमेडी क्या होती है. अब जब कॉमेडी की जब भी हम बात करते हैं तो पहले कॉमिक प्ले, कॉमेडी यानी कि कॉमिक प्लेज, ऐसे प्लेज जो कॉमिक होते हैं. अब उसमें कुछ हमें हेडिंग्स जानने की ज़रूरत है कि इनको किस किस में माना जाता है. कॉमेडी ऑफ मैनर्स बोला जाता है, कुछ को कॉमेडी ऑफ ह्यूमर बोला जाता है, कुछ को सेंटिमेंटल कॉमेडी बोला जाता है, कुछ को कॉमेडी ऑफ एरर्स बोला जाता है और कुछ को फार्स बोला जाता है. ठीक है, लेकिन ज़्यादातर अगर हम ब्रॉडली अगर क्लासीफाई करने चाहें तो कॉमेडीज़ को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक क्लासिकल कॉमेडी और एक रोमांटिक कॉमेडी. क्लासिकल कॉमेडी क्या होता है ना, जो एंशियंट ग्रीक और रोमन्स ने जो रूल्स बनाए थे उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है. उसमें टाइम, प्लेस और एक्शन की यूनिटी होनी चाहिए, कोई कॉमिक और ट्रेजिक एलिमेंट आपस में मिक्सअप नहीं होना चाहिए. ये डेली जो लाइफ है, जो रियलिज्म के ऊपर बेस्ड है, उसको हाईलाइट करते हैं. प्लस जो ह्यूमन फॉलीज और वाइसेस जो होती हैं, ह्यूमन जो हम बोलते हैं ना मूर्खता, ज्ञानता या नादानी, या लोगों में जो ह्यूमन नेचर में जो दोष होते हैं उनको रिडिक्यूल और सेटराइज करते हैं. वहीं रोमांटिक कॉमेडी क्या होती हैं, ये क्लासिकल कॉमेडी के रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं. ये क्या है कि राइटर की जैसी कल्पना होगी, राइटर जैसा इमेजिन करेगा, उन सब चीज़ों को, मतलब राइटर की क्रिएटिविटी और राइटर की इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड है, उसकी फैंसी के ऊपर बेस्ड है. शेक्सपियर की जो कॉमेडी है वो हम एक तरह से उनको रोमांटिक कॉमेडी बोल सकते हैं, क्योंकि शेक्सपियर ने भी जितने भी कॉमिक प्लेस के जो रूल्स होते हैं, क्लासिकल कॉमेडी के जो रूल्स होते हैं, उनको ब्रेक किया था और उसने अपने स्टाइल और अपनी इमेजिनेशन, अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग लिखा था. तो इसीलिए शेक्सपियर की कॉमेडीज़ के ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाती हैं. When the first collected edition of Shakespeare's plays, the first folio was published in 1623. Its content space divided them into 3 categories, है ना. तो हमें सबको पता है कि फर्स्ट फोलियो जब उसका पब्लिश हुआ था शेक्सपियर जी का, तो 1623 में उसमें 3 तरह की कैटेगरीज थी, कॉमेडी, हिस्ट्री एंड ट्रेजेडी. जो कॉमेडीज थी उसमें 4 प्लेस थे. एक तो था मेजर फॉर मेजर, एक दूसरा था मर्चेंट ऑफ वेनिस, और उसके बाद फिर 2 और उसमें इंक्लूड कर रखे थे बाद में, टेम्पेस्ट एंड विंटर्स टेल. और इनको एक्चुअली टेम्पेस्ट और विंटर्स टेल को क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि ये तो रोमांसेस थे. वहीं मेजर फॉर मेजर और मर्चेंट ऑफ वेनिस को लोग बोलते हैं कि ये दोनों प्ले कॉमिक थे. लेकिन जब हम शेक्सपियर की कॉमेडी को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत सारी ना कॉमन क्वालिटीज़ हैं शेक्सपियर के कॉमेडिक वर्क्स में. तो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि इस कॉमेडी को जो टर्म है उसका सेम मीनिंग नहीं है जो एलिजाबेथन ऑडियंस समझती थी, या फिर आज हम कॉमेडी का मीनिंग क्या समझते हैं, हंसना, हंसाना, फन. लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था. उसकी जो शेक्सपियर ने जो लिखी थी तो उसमें थोड़ा सा ह्यूमर तो था डेफिनेटली, लेकिन फिर भी बहुत एक जो कॉमन क्वालिटी जो हम कॉमेडी के लिए को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम ये बोलेंगे कि शेक्सपियर्स कॉमेडीज जनरली रेफर टू अ लाइट हार्टेड प्ले विद अ हैप्पी एंडिंग एंड अपोज टू हिज मोर ड्रामेटिक ट्रेजेडीज एंड हिस्ट्री प्लेस. जैसे कि उनकी जो हमने अभी पीछे देखो इम्पॉर्टेंट ट्रेजेडीज पढ़ी हैं, तो आपने देखा होगा कितना ज़्यादा ड्रामा है, कितना ज़्यादा मतलब क्लाइमैक्स पर कितना सस्पेंस हो जाता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इतना बहुत ऊपर तक ऑडियंस है वो पूरा ड्रामा में इन्वॉल्व हो चुकी है, या फिर हिस्टोरिकल प्लेस भी नहीं है. लाइट हार्टेड प्ले है और इसमें हैप्पी एंडिंग आएगी. तो जो शेक्सपियर की कॉमेडीज़ हैं, यू मस्ट नो व्हाट शेक्सपियर की जो कॉमेडीज़ हैं बेटा, दे आर 17 इन नंबर. ठीक है, तो एक बार जल्दी से हम इनको पढ़ते हैं कौन कौन से, ताकि एग्जाम में आपको कुछ एक के नाम लिखने का आपको आइडिया रहे कि ये शेक्सपियर की कॉमेडीज़ हैं. तो शेक्सपियर की इम्पॉर्टेंट जो कॉमेडीज़ हैं उनमें है ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, एज यू लाइक इट, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, सिम्बलिन, लव्स लिबर लॉस्ट, द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मच अडो अबाउट नथिंग, Pericles, Prince of Tyre, Taming of the Shrew, The Tempest, Troilus and Cressida, Twelfth Night, Two Gentlemen of Verona, A Winter's Tale and Measure for Measure.
इन ऑल ऑफ दीज वर्क्स यू विल फाइंड द फॉलोइंग एलिमेंट्स। अब देखो क्या क्या इसमें कॉमन क्वालिटीज़ क्या है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो अब हम पढ़ने वाले हैं। एक तो पहला होता है मिंगलिंग ऑफ हैप्पी एंड सैड थीम। शेक्सपियर ने ना अपने हर एक कॉमेडी में, हर एक कॉमिक प्ले में हैप्पी और सैड दोनों थीम्स को मिक्स किया है। तो इससे क्या है ना कि कॉमिक एलिमेंट्स और ट्रेजिक एलिमेंट्स का दोनों का आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल अमेलगमेशन देखेंगे। इससे क्या होता है ना कि ह्यूमन लाइफ जो एक दिखाई जाती है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ ना तो कम्प्लीटली हैप्पी हो सकती है ना कम्प्लीटली ट्रेजिक हो सकती है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। तो इससे क्या होता है कि ही डज नॉट एम टू करेक्ट ह्यूमन फॉलीज, दो फॉलीज एंड एक्स्ट्रावेगेंसीज आर एक्सपोज्ड इन हिज प्लेस, इट इज़ डन इन अ लाइट हार्टेड मैनर, है ना। जो भी कमियां हैं, जो बुराइयां, उनको भी उसने हाईलाइट तो किया, लेकिन इतना भी नहीं है कि भाई लोग एकदम पागल हो जाएंगे, ये तो इसकी ट्रेजिक फ्लॉ बन जाएगी। सेकेंड क्या कॉमन क्वालिटी, यंग लवर्स स्ट्रगलिंग टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स। यस, अब काफ़ी सारे ना जो उनके कैरेक्टर्स होंगे उसमें क्या दिखाई देगा कि यंग लवर्स हैं, वो एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, उनमें ऑब्स्टेकल्स पैदा होंगे। वो ऑब्स्टेकल्स पैदा करने वाले कौन हैं, उन्हीं के फैमिली के जो बड़े लोग हैं, सोसाइटी के जो बड़े लोग हैं, उनके जो गार्डियंस हैं, ठीक है। और इसी तरह से सारे जो सर्कमस्टांसेस हैं वो उनके आसपास घूमते हैं, या तो लिटरली या फिर फिगरेटिवली। और इस तरह से एक लास्ट तक पहुंचते पहुंचते हमें पता चलता है कि यंग लवर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मिस्टेकन आइडेंटिटी, अब ये जो फीचर है ये भी बहुत ही कॉमन फीचर है। क्यों, वेदर इट टेक्स द फॉर्म ऑफ मिक्सड अप ट्विंस। अब आपने इनके जब प्लेज पढ़ेंगे, इनकी जो कॉमेडीज पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि या तो कुछ एक ट्विंस का रोल दिखा देंगे या फिर कोई डिस्गाइज रूप में दिखा देंगे, तो लोगों को, ऑडियंस को समझने में थोड़ा सा दिक्कत आती है कई बार कि भाई ये आइडेंटिटी क्या है। और इसके अलावा क्या है ना, जो उसके प्लॉट डिवाइसेस हैं उसमें भी मतलब मिस्टेकन आइडेंटिटी आपको दिखेगी, जेंडर मिक्सअप्स दिखेंगे। ये बहुत पॉपुलर था शेक्सपियर की कॉमेडी में, है ना। शेक्सपियर क्वाइट ऑफन हैड कैरेक्टर्स मास्करेडिंग एज द अपोजिट सेक्स, लीडिंग टू मैनी मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉमिकल सिचुएशन। आदमी औरत बना दिया, औरत को आदमी बना दिया, वो मुखौटा लगा लगा के उसमें परफॉर्म कर रहे हैं, तो इससे बड़ा ही ना डाउटफुल सा और एक कॉमिक सी सिचुएशन हो जाती है। ड्यूरिंग शेक्सपियर्स लाइफ टाइम मैन फ्रिक्वेंटली प्लेड ऑल द रोल्स, और इवन जो फीमेल रोल्स थे वो भी मैन करते थे उस टाइम पर, तो वो भी कहीं ना कहीं कॉमिक एलिमेंट था। डिस्गाइज एंड जेंडर, a comparable kind of dramatic irony is produced by Shakespeare's use of disguise in comedy, particularly the disguising of women as young men, है ना। तो अब डिस्गाइज और जेंडर आपको बहुत सारी ऐसे दिखेंगे कि भाई हाँ उसने उसका रूप धारण कर लिया, उसने उसका रूप धारण कर लिया, अपोजिट सेक्स का रोल प्ले कर रहे हैं। क्लेवर प्लॉट ट्विस्ट, अब शेक्सपियर के जो कॉमेडी है ना उसमें मल्टीपल आपको प्लॉट लाइन्स मिलेंगी, एक साथ ना 2-3 स्टोरीज चलती हुई मिलेंगी, और वो आपस में इतनी अच्छे से बुनी हुई है कि ऑडियंस गेस करता रह जाता है। तो ये अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट जो आते हैं वो बाद में एकदम से सीधे खुल जाते हैं और हैप्पी एंडिंग हो जाती है। इसके अलावा यूज़ ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज, पंस, मेटाफर, विटी लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्टर्स आपको ना कोई भी बात बोलते हुए सुनेंगे, उस एक वर्ड का डबल मीनिंग होगा। डबल मीनिंग मतलब कि मल्टीपल मीनिंग हो सकता है। विटी लैंग्वेज यूज़ होगी, कभी कभी वो सिली लगती है किसी किसी कैरेक्टर के मुंह से, कभी कभी किसी के मुंह से बड़ा बॉडी लगती है, बट हमेशा क्लेवर रहेगी। और ये जो वर्ड्स का प्ले जो है, जो शब्दों का खेल है, वही एक डिस्टिंग्विश फीचर है इस एलिजाबेथन राइटर की। स्टॉक कैरेक्टर्स, अब स्टॉक कैरेक्टर्स क्या होता है डियर कैंडिडेट्स, शेक्सपियर लाइक मैनी क्लासिकल राइटर्स रिलाइड हैवीली ऑन स्टॉक कैरेक्टर्स। अब स्टॉक कैरेक्टर का मतलब है ऐसे कैरेक्टर लिटरेचर में, थिएटर में या फिल्म में जो इजीली रिकॉग्नाइज हो सकते हैं और रीडर उसको इजीली एक्सेप्ट कर सकता है। अब मान लो कोई पेस्टोरल का कैरेक्टर है ना, कोई चरवाहा है, तो वो लोग उसको आपस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं। कोई अनकॉमन कैरेक्टर नहीं मिलेगा आपको, कॉमन कैरेक्टर्स मिलेंगे ऑफ डेली लाइफ। उसमें यंग कपल होंगे, क्लेवर सर्वेंट होगा, ड्रंक हो सकता है। तो दीज स्टॉक कैरेक्टर्स वर इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल स्टीरियोटाइप्स टू एलिजाबेथन ऑडियंस, है ना। और नॉट ओनली एलिजाबेथन ऑडियंस, आज के कॉन्टेक्स्ट में भी जो उनके प्लेज हैं वो बिल्कुल हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उनके कैरेक्टर्स को। फिर नेक्स्ट आता है मैरिज। कॉमेडीज जितनी भी है ना वो हेड्स टूवर्ड्स द मैरिज है, हेडिंग टूवर्ड्स द मैरिज है। क्यों? क्योंकि अब एक टिपिकल शेप ऑफ कॉमेडी में ये आपको मिलेगा कि अंत में जाके सबकी जो स्ट्रगलिंग लवर्स हैं उनकी शादी हो जाएगी, क्योंकि मैरिज ऐसा माना जाता है
कि वो अचीवमेंट ऑफ हैप्पीनेस है एंड द प्रॉमिस ऑफ रीजनरेशन है. तो सो इम्पॉर्टेंट टू शेक्सपियर इज द सिम्बॉलिक पावर ऑफ मैरिज दैट सम एंड इज मोर देन वन मैरिज, है ना. तो कहीं ना कहीं आपको एंडिंग में ना एक शादी तो जरूर दिखेगी ही दिखेगी. नेक्स्ट है मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिसेप्शन. तो कहीं ना कहीं जब हम ह्यूमन फॉलीज की बात करते हैं तो शेक्सपियर की कॉमेडीज में आपको फन तो अराइज होगा ही मिसकंसेप्शन ऑफ लवर्स के साथ. जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने को इसमें डाल रखा है जो उनकी कॉमेडी है मच अडो अबाउट नथिंग. द फ्रेंड्स ऑफ बेनेडिक्ट हुम we have seen mocking Beatrice and scorning love arrange for him to overhear them talking about how desperately Beatrice is in fact loves him, है ना. तो ये कहीं ना कहीं एक बार दिखाता ही है कि भाई मैं प्यार नहीं करता हूँ लेकिन वो प्यार कर रहा है. फॉर द मोस्ट पार्ट शेक्सपियर्स कॉमेडी रिलाई ऑन बिनाइन मिसअंडरस्टैंडिंग, है ना. कहीं ना कहीं हल्की फुल्की मिसअंडरस्टैंडिंग मिलेगी, हल्का फुल्का धोखा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई जान से मार दिया, किल कर दिया. ऐसे बड़े बड़े मतलब आपको ट्रेजिक एलिमेंट, मर्डर्स, किलिंग्स, प्लॉटिंग्स ऐसा नहीं मिलेगा. तो इससे क्या होता है ना, जो परप्लेक्स्ड लवर्स जो हैं, कंफ्यूज लवर्स हैं, उनको हम अच्छे से समझ पाते हैं. नेक्स्ट इज हैप्पी एंडिंग. येस, नो डाउट, एज आई टोल्ड अर्लियर की कॉमेडीज जो होंगे उनमें एक हैप्पी एंडिंग जरूर होगी. तो ये हैप्पी एंडिंग मैरिज इंक्लूड कर सकती है या फिर लव ऑलवेज विन्स आउट इन द एंड, ये थीम होगा. नाउ नेक्स्ट इज आइडियलिक और इमेजिनरी सेटिंग्स. आइडियलिक का मीनिंग क्या होता है? आइडियल सेटिंग, मतलब बिल्कुल ही आदर्श जो बोलते हैं ना, बहुत बिल्कुल बढ़िया एक्सीलेंट वाली, जिसमें कोई फ्लॉज नहीं होंगे. सेटिंग्स ऐसी मिलेंगे वो इमेजिनरी होंगी. जो लोकेशंस हैं वो कैसी होंगी, मतलब पैराडाइज के जैसी होंगी, स्वर्ग जैसी होंगी, जो एक्चुअल में रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती. ये सिर्फ इमेजिनेशन है राइटर की. अब 12th नाइट का जो एक्शन है वो कहाँ लेता है? एक अनसर्टेन डेट इन इलीरिया, है ना. इलीरिया की एक डेट है, वहाँ पर ये सब चीज़, एक कोई तारीख है जो हमें पता नहीं है. और ये एक इमेजिन प्लेस है वेयर द इटालियन सीमिंग कोर्ट ऑफ ऑर्सिनो इज द नेबर टू द अपेरेंटली इंग्लिश हाउस होल्ड ऑफ ओलिविया. एक तरफ तो इंग्लिश हाउस होल्ड, इंग्लिश ओलिविया की इंग्लिश सेटिंग दिखा रही है, उसके साथ में उसका जो नेबर है ऑरिजिनो, उसकी इटालियन सेटिंग दिखाई दे रही है. तो ऐसी कौन सी जगह हो जाएगी भाई दोनों लोकेशन एक साथ, दोनों चीज़ें मिल सकती हो? तो ये एक मियरली इमेजिनेशन है शेक्सपियर की. सेवरल ऑफ शेक्सपियर्स कॉमेडी हैव सच हाईली इमेजिनरी सेटिंग, जैसे कि मैजिकल वुड आउटसाइड एथेंस. एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं, एथेंस के बारे में कहाँ मैजिकल जंगल है. और वैसे ही फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की अगर हम बात करें एज यू लाइक इट में, ओनली वन द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर इज सेट इन इंग्लैंड एंड दिस इज एन अपॉर्चुनिटिक पीस रिटन टू एक्सप्लॉइट द पॉपुलैरिटी ऑफ कैरेक्टर ऑफ फॉलस्टाफ. सिर्फ एक ही जो कॉमेडी है जो रियल सेटिंग में है, दैट इज द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर, वो इंग्लैंड में सेट कर रखा है. और वो भी क्यों कर रखा था कि जो पॉपुलर कैरेक्टर फॉलस्टाफ का एक लोगों के बीच में ज़्यादा जिसको मिल रहा था उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए, उसका मजाक बनाने के लिए. शेक्सपियर वॉज अनयूजुअल इन invariably finding foreign locations for his comedies. In his day, stage comedy frequently had a contemporary and English settings. तो ज़्यादातर मतलब आप देखोगे तो फॉरेन सेटिंग्स को उसने कोशिश की थी. Music and dance. Another important feature of Shakespearean comedy is music and dance. The climax part of his comedies is always full of music, dance and merrymaking. मतलब बड़ा ऐसे म्यूजिक, डांस, फन एंड फ्रॉलिक आपको एलिमेंट जरूर मिलेगा. इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है प्रेजेंस ऑफ फूल्स इन शेक्सपियर्स कॉमिक प्लेज इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. Fool serves any purpose in his plays. He is witty and sometimes the mouthpiece of Shakespeare. आपने देखा होगा कि फूल्स कुछ एक ट्रेजेडीज में भी फूल्स हैं. किंग लियर में हमने पढ़ा कि फूल है, और वैसे ही पॉर्टर हमने पढ़ा. तो फूल्स कॉमेडीज में लेकिन आपको 100% मिलेंगे. फेट एंड फैंटेसी. फेट एंड फैंटेसी प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेक्सपियर्स कॉमिक प्लेज. ही मेक्स ह्यूमन अपीयर एज प्ले थिंग इन द हैंड ऑफ सम सुपर नेचुरल पावर, है ना. कि भाग्य और ये जो परिकल्पना है, जो फेरीज हैं, मॉन्स्टर्स हैं, ये सब जो एलिमेंट्स हैं ना, ये भी कहीं ना कहीं उनकी कॉमेडीज में आपको मिलने वाले हैं. और ये ट्रेजेडीज में भी मिलेंगे आपको सुपर नेचुरल एलिमेंट, फेट एंड फैंटेसी, और आपको कॉमेडीज में भी मिलेंगे. सो दीज ऑल वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेक्सपियर्स कॉमेडी. इन नेक्स्ट ऑफ आवर वीडियो वी आर गोइंग टू analyze the famous comedy that is As You Like It.
और आप बड़ा इंजॉय करने वाले हो नेक्स्ट वीडियो में, एज यू लाइक इट आप पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।